नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे एचएसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जनरल स्टडी से रिलेटेड और विशेष करके साइंस से रिलेटेड उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और अपकमिंग जो एग्ज़ाम है एचएसएससी के उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं। और इनके हर एक क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन को हम थोड़ा डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि कुछ हेल्प हो सके आपके लिए आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। और इनमें से कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पजल करने वाले होते हैं जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी उनके लिए। और जनरल स्टडी के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चंस को डिटेल के साथ में। तो देखिए इस समय जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एनिमल्स बिलोंग टू द किंगडम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एनिमल्स या जानवर हैं, जीव जंतु हैं जितने भी धरती के ऊपर, उनको अलग अलग किंगडम या जिसको हम कहेंगे जगत प्रणाली के अंदर रखा गया था। और वो क्यों रखा गया था? ताकि उनका वर्गीकरण किया जा सके। ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का वर्गीकरण करने के लिए। और वर्गीकरण क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें। तो ये जो जगत प्रणाली है, अलग अलग जीवों को अलग अलग ग्रुपों में, समूहों में बांटा गया था, इसी को कहते हैं किंगडम या जगत। और वर्तमान में जो है ये सभी प्रकार के जीवों को 5 किंगडम में, 5 जगत में विभाजित किए गए हैं, जिनमें से एक है ये एनिमेलिया। और एनिमेलिया है उसके अंदर सभी प्रकार के एनिमल्स यानी जानवरों को रखा गया है। इसको जंतु जगत कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जिनके बारे में हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। 5 इसके सब क्लास, सब जो है डिवाइडेड पार्ट हैं, जिसमें आते हैं पाइसेस यानी मत्स्य वर्ग आता है, एम्फीबियंस उभयचर आते हैं, सरीसृप रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स बर्ड्स आते हैं यानी पक्षी वर्ग आता है, और अंत में आता है स्तनपाई या स्तनधारी वर्ग। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जैसे ही कोई एग्जांपल सामने आएगा क्वेश्चंस के रूप में। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि एनिमल है वो किस किंगडम से संबंध रखते हैं या जानवर हैं वो किस सृष्टि से संबंध रखते हैं, तो वो है प्राणी सृष्टि से संबंध रखते हैं या फिर एनिमेलिया किंगडम से संबंध रखते हैं। 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये, और ये दिया था R.H. विटेकर ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किसने दिया था, तो ये R.H. विटेकर ने दिया था भाई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये 5 जगत प्रणाली है वो विकसित की थी और जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा था। और 5 जगत कौन कौन से हैं आइए हम जान लेते हैं उनके बारे में। तो 5 जगत में सबसे पहला जो जगत है वो है मोनेरा, जिसके अंदर सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्र की सूक्ष्म जीवों को रखा गया था। दूसरा जो वर्ग है वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ यूकोरियोटिक जीव रखे गए हैं, सूक्ष्म जीव जंतु भी हैं, कुछ छोटे प्लांट्स भी आते हैं, तो उनको प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया था। तीसरा वर्ग जो बनाया था वो बनाया था फंजाई। इसमें सभी प्रकार की जो कवक यानी फफूंदी हैं उनको रखा गया था। चौथा वर्ग बनाया गया था वो बनाया गया था जगत प्लांटी। प्लांटी में सभी प्रकार के पेड़ पौधों को। और पांचवा और आखिरी जो बनाया था वो था एनिमेलिया जगत, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और एनिमेलिया के अंदर सभी प्रकार के जो जानवर हैं उनको रखा गया था, सभी प्रकार के जंतुओं को रखा गया था। तो ये 5 किंगडम का या 5 जगत प्रणाली है जो जीव जंतुओं के वर्गीकरण को लेकर के सुझाई गई थी, और R.H. विटेकर ने इसको सुझाया था। तो उनके बारे में पूछा जा सकता है, 5 जगत कौन कौन से उनके बारे में पूछा जा सकता है। ये अलग अलग जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि एनिमल है वो किस किंगडम से संबंध रखते हैं, तो एनिमलिया इसका राइट आंसर रहेगा। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी सिमेट्री है जिसके ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिमेट्री क्या होती है, सम्मिति क्या होती है। सम्मिति किसी भी जीव के शरीर को अलग अलग बराबर भागों में बांटने का एक तरीका होता है जिसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। सम्मिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, तो ये एक प्रकार का लक्षण है जिसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। सम्मिति का या सिमेट्री का अगर हम देखें तो कोई भी जीव है अगर उसका ये शरीर है तो उसको हम किसी न किसी एक विशेष एंगल से एक या एक से ज़्यादा भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं।
अगर हम उसको एक या एक से ज़्यादा भागों में, बराबर भागों में और समान भागों में बांट सकते हैं तो वो कहलाता है सिमेट्री या सममिति। अब सिमेट्री या सममिति अलग अलग प्रकार की होती है, एक होती है रेडियल, एक होती है बायलेटरल और एक होती है बायरेडियल सिमेट्री। तो उसी के आधार पर जीवों को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी वो सममिति है जिसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक खुली, एक बंद और एक बहिप्रकोष्ठीय, या इसको इंग्लिश में लिखा जाता है रेडियल। ठीक है, रेडियल सिमेट्री या रेडियल सममिति या बहिप्रकोष्ठीय सममिति जिसको कहा जाता है। एक होती है बाइलेटरल, एक होती है रेडियल। तो ये बहिप्रकोष्ठीय सममिति का एक टाइप है जिसके आधार पर पशुओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है एक खुली, डिप्लोब्लास्टिक या बंद का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओपन, क्लोज्ड। ये चीज़ें क्या है इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ये दरअसल परिसंचरण तंत्र के प्रकार है। जो जंतुओं के अंदर परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको हम बोलते हैं, उसके प्रकार हैं ओपन और क्लोज्ड। क्लोज किस प्रकार का होता है, क्लोज के अंदर जो रक्त है वो नालियों के रूप में, यानी जिसको हम कह सकते हैं धमनियों और शिराओं के रूप में बहता है। जिसमें धमनियां या शिराएं उपस्थित होती हैं तो वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है क्लोज टाइप का। ठीक है, और ओपन टाइप का जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर किसी भी प्रकार की वेसल्स यानी नालियां, ट्यूब्स, धमनियां वगैरह उपस्थित नहीं होती। इसके अलावा एक जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ये एक प्रकार की जर्म लेयर होती है। ठीक है, इसी के आधार पर जीवों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे जीव जो 2 जर्म लेयर से बने हों वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 से बने होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर हो, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर होती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म के अलावा उनके बीच एक मध्य की परत होती है जिसको मेसोडर्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर राइट रहेगा कि ये सममिति है वो है रेडियल या बहिप्रकोष्ठीय सममिति जिसको कहा जाता है। हिंदी में थोड़े नाम मुश्किल होते हैं इंग्लिश के बजाय। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि ब्लड जो रक्त है उसमें क्या उपस्थित होता है, किस किस प्रकार की चीज़ें उपस्थित होती हैं। इसमें पूछा गया क्या इसमें भूरी रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसमें पूछा गया क्या कोलेजन फाइबर होता है, तो नहीं होता। उपास्थि, कार्टिलेज, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा गया वो है कि रक्त के अंदर क्या चीज़ उपस्थित होती है, तो वो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल होती है। जीवन काल पूछ लिया जाता है इनका 120 दिन के लगभग होता है। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, और इनको रेड ब्लड सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के कारण इनका जो रंग है वो लाल होता है, हमारे खून का रंग भी लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। अब अगर एक ऑप्शन और है यहाँ पर, ये उपास्थि है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो उपास्थि का बना होता है। उपास्थि के बारे में पूछ लिया जाता है। उपास्थि होती क्या है, ये उपास्थि जिनको कहा जाता है वो एक नरम प्रकार की हड्डियां होती हैं। जैसे हमारे कान की जो हड्डियां हैं, कान की अंदर वाली हड्डियां नहीं, कान को अगर हम बाहर से देखें तो बिल्कुल नरम है जिसको मोड़ा जा सकता है। यानी ऐसी हड्डियां जिनको हम मोड़ सकते हैं आसानी से, वो क्या कहलाएंगी, उपास्थि कहलाती हैं। तो हमारे कान की जो बाहर का हिस्सा है, बाहरी कान है, वो क्या है, उपास्थि से बना हुआ है। हमारा नाक है वो क्या है, उपास्थि से बना हुआ है। यानी जिनको हम इधर उधर मोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसी अस्थियां वो कहलाती हैं उपास्थियां। तो कान और नाक के जो बाहरी हिस्से हैं उनको मोड़ा जा सकता है आसानी से, तो वो उपास्थि यानी कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या पूछा गया, देखिए कि टाइफॉइड है वो किस बैक्टीरिया, किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें 2 तो हम पहले ही अलग कर देते हैं। ए वाला ऑप्शन है साल्मोनेला फाल्सिपेरम, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है साल्मोनेला फाल्सिपेरम। ये आगे वाला नाम है वो जीवाणु का नाम ले लिया, और पीछे वाला है वो एक प्रोटोजोआ का नाम ले लिया। यहाँ पर प्लाज्मोडियम हिस्टोलिटिका ये भी नहीं है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका होता है एक, लेकिन ये प्लाज्मोडियम हिस्टोलिटिका नहीं होता। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है।
ये वाला जो दे रखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरिया का परजीवी है, ठीक है, मलेरिया का परजीवी है और मलेरिया फैलाता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कॉमन जो मलेरिया है वो इसी के कारण होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। 3 और स्पीसीज है इसकी, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम भी आता है जिसमें, प्लाज्मोडियम मलेरी भी आता है और प्लाज्मोडियम ओवेल आता है। 4 प्रकार की इसकी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज होती हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि मलेरिया फैलाती हैं। और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ वर्ग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा आता है वैसे ये प्लाज्मोडियम क्या एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ऐसे ही, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर पूछा गया था टाइफॉइड के बारे में, तो टाइफॉइड है वो इसका राइट आंसर आपको दिया हुआ है यहाँ पर मार्क करके, साल्मोनेला टाइफी। तो आप पहचान सकते हो इसका जो स्पीशीज नेम है टाइफी दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड है ये टाइफॉइड, जिसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो इस जीवाणु के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड है वो फैलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर जो बीमारियां या किसी जीवाणु का नाम पूछा जाएगा तो उनसे रिलेटेड होता है, उनके स्पीशीज नेम देखेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उनके साथ में मैच करते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है, कुछ एक केसेस को छोड़ करके। तो यहाँ पर टाइफी है वो टाइफाइड से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साल्मोनेला टाइफी। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, टाइफाइड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, यह जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर पृथ्वी पर जीवन के रूपों का इतिहास का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा होता है, तो उसको इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। क्रम विकास या जैव विकास जिसको कह सकते हैं हम, वो कहा जाता है। क्रम विकास बायोलॉजी या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैव विकास बायोलॉजी उसको कहा जाता है, ठीक है। अब प्रिमिटिव या एंशिएंट है ये वर्ड है, ये तो एंशिएंट क्या होता है, पुराने समय का होता है। प्रिमिटिव है बहुत पुराना, जो ये चीज़ें हैं शुरू से जो चली आ रही हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी होता है शरीर के आंतरिक संरचना, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना आपको, ये सिर्फ एक टर्म याद रखनी है कि जो लाइफ हिस्ट्री को दिखाती है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म दिखाती है, वो क्या होता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया उनको क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो आप हिंदी में भी, कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। अब साइनोबैक्टीरिया को हम देखें, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है नील हरित शैवाल, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हम कह सकते हैं ये एक प्रकार के स्वपोषी प्राणी हैं ये बैक्टीरिया, लेकिन ये क्या होते हैं, स्वपोषी प्राणी होते हैं। ये अपना भोजन अपने आप बनाने में सक्षम होते हैं और ये कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या है, एक होता है फोटोसिंथेसिस जिसमें सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं हरे पेड़ पौधे, लेकिन ये करते हैं कीमोसिंथेसिस, यानी केमिकल पदार्थों की सहायता से अपना भोजन है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया अपनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं ये, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं। और इसके अलावा 2 चीज़ें और दे रखी हैं, लोहित शैवाल, ये बेसिलस और कोकस, ये दोनों भी जीवाणुओं के टाइप हैं, ठीक है। बेसिलस क्या होते हैं, बेसिलस होते हैं जैसे रोड होती है, कोई रोड होती है उस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ये मान लो कोई रोड है तो उस प्रकार के जो बैक्टीरिया है ना, जीवाणु है, उनको कहा जाता है बेसिलस। और ये कोकस होते हैं, कोकस वाली बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं, वो ऐसे गोल गोल राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, तो उनको कहा जाता है कोकस। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, जो न्यूमोनिया फैलाते हैं वो कोकस की श्रेणी में आते हैं। और बैसिलस जैसे लैक्टोबैसिलस है, हम देखते हैं कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि लाइकन है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, सहजीवी जीवन जिसको बोलते हैं हम, तो वो किसका एसोसिएशन है। लाइकन क्या होती है, लाइकन है एक शैवाल होती है एल्गा, और फफूंद यानी फंजाई, इन दोनों का एक साहचर्य जीवन होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के जीवन काल को चलाने में सहायता देती है। अगर हम देखें तो ये शैवाल जो है ये हरे रंग की होती है, क्लोरोफिल कंटेन करती है, तो ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करती है और भोजन का निर्माण करती है। जबकि फफूंद है वो क्या करती है, इसके लिए मिट्टी से जल और लवण है वो जुटाने का कार्य करती है। तो यानी ये इसको पोषित पदार्थ देती हैं कच्चे माल के रूप में, और ये क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती है, तो बदले में ये इसको भोजन दे देती है। तो इस प्रकार दोनों मिलकर के अपना जीवन चलाते हैं
तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीविता। ठीक है। और उनका जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है लाइकेन, यानी दोनों के एसोसिएशन है वो क्या कहलाती है, लाइकेन। इसके अलावा जीवाणु, विषाणु और एनिमल है, ये अलग अलग टर्म है, इनको हम पढ़ सकते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं। इनके बारे में जो पूछा जा सकता है कि जो विषाणु होते हैं ये कोशिका के बाहर तो निर्जीव होते हैं और कोशिका के अंदर होते हैं वो सजीव हो जाते हैं। ठीक है। ये दोनों बीमारियां फैलाने में योगदान देते हैं। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। ओके, तो इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उसमें पूछा गया है कि इनमें से साधारण उत्तक कौन सा है पौधों का। पौधों का एक सरल उत्तक। पौधों के अंदर अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक या जिनको कहा जाता है विभाज्य उत्तक, यानी जिनकी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती रहती हैं और पौधे की वृद्धि में सहायता करती हैं, तो वो होते हैं विभाज्य उत्तक। ठीक है। पौधे के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जहाँ से पौधा वृद्धि करता है, बढ़ता है, वहाँ पर विभाज्य उत्तक पाया जाता है। दूसरे होते हैं, अगर हम बात करें तो एक होते हैं सरल उत्तक, एक होते हैं जटिल उत्तक। वो दोनों स्थायी उत्तकों में आते हैं। ठीक है। विभाज्य उत्तक जब उनकी कोशिकाएं हैं विभाजित होना बंद कर देती हैं तब वो स्थायी उत्तक बनाते हैं। और स्थायी में दो प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी होते हैं और एक जटिल स्थायी होते हैं। ठीक है। सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सरल स्थायी की संरचना है वो बिल्कुल सरल होती है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिनके अंदर होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल स्थायी उत्तक होते हैं जिनको वैस्कुलर टिश्यू का संवहन उत्तक भी कहा जाता है। पौधों के अंदर संवहन उत्तक या वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम जो कि दारू उत्तक यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा होता है फ्लोएम जिसको वल्कल कहा जाता है, और वो भी यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये जटिल स्थायी उत्तक हैं, दोनों संवहन उत्तक कहलाते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है कि सरल उत्तक का उदाहरण, सरल उत्तक होता है मृदु उत्तक जिसको कहा जाता है पैरेन्काइमा कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा पैरेन्काइमा मृदु उत्तक है, वो सरल उत्तक है एक प्रकार का। इसके अलावा दो प्रकार के सरल उत्तक और होते हैं, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्लेरेन्काइमा और इस उत्तक के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि नारियल का जो रेशा होता है ना वो इसी उत्तक का बना होता है। बाहर का जो हार्ड कवरिंग होती है नारियल की रेशा वो होता है स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का बना हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तीनों ये सरल स्थायी उत्तक होते हैं जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सीव ट्यूब जो लिखा गया है, ये सीव ट्यूब या जिसको चालनी नलिका भी कहा जाता है, ये इसी फ्लोएम का एक हिस्सा होती है, वल्कल उत्तक का एक भाग होती है सीव ट्यूब्स। इसके अलावा इसी का भाग होती हैं। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों चार चार प्रकार की अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक होते हैं दोनों के दोनों। तो सीव ट्यूब है, चालनी नलिका है, वो फ्लोएम का हिस्सा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि बायोटिक एजेंट एक जैविक कारक जो कि पॉलिनेशन यानी परागण क्रिया में सहायता देता है फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पौधों में, वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखें जैविक कारक एक ही है और वो होते हैं एनिमल्स या पशु। तीनों बाकी जो जल है, वायु है और हवा और वायु दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, एयर और विंड। तो यहाँ पर ये अवायवीय कारक हैं जिनको एबायोटिक एजेंट भी बोलेंगे। और परागण क्रिया है वो अलग अलग प्रकार से होती है पौधों में, यानी पौधे के जो नर युग्मक हैं उनको मादा युग्मक तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। जल के द्वारा अगर हो तो जलीय पौधों में होती है ज़्यादातर, तो वो हाइड्रोफिली कहलाती है। जल के द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। वायु या विंड जिसके द्वारा होता है, तो इसके द्वारा होता है वो होता है एनिमोफिली या वायु परागण जिसको बोलते हैं एनिमोफिली या वायु परागण। अब पशुओं में अलग अलग प्रकार से होती है, इंसेक्ट के द्वारा होती है तो वो कहलाती है एंटोमोफिली। इंसेक्ट के द्वारा होगी यानी कीड़े मकोड़ों के द्वारा होती है तो वो कहलाती है एंटोमोफिली, कीट पतंगों के द्वारा होने वाली परागण क्रिया। और पक्षियों के द्वारा होती है तो वो कहलाती है ऑर्निथोफिली। ठीक है। इसके अलावा बैट अगर चमगादड़ के द्वारा हो तो वो कहलाती है कायरोप्टेरोफिली। तो ये इसके अलग अलग प्रकार हैं, कायरोप्टेरोफिली चमगादड़ के द्वारा होने वाली परागण क्रिया है। तो आप इनके अलग अलग प्रकार को नोट कर सकते हो। जैविक कारक यहाँ पर पशु है जो कि राइट आंसर है इसका। उसके बाद में फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन पूछा गया है कि पुष्पी पादप हैं उनको किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पुष्पी पादप यानी फूल वाले पौधे होते हैं वो आवर्तबीजी होते हैं। ठीक है, जिनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है।
इसके अलावा अनावर्त बीजी होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन जिन पौधों के बीज है वो ढके हुए नहीं होते, नंगे होते हैं, फ्रूट के अंदर ढके हुए नहीं होते, तो उन पौधों को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में वो पौधे आते हैं जिनके ऊपर आवर्त यानी आवरण होता है, ठीक है, यानी जिनके बीज वो फल के अंदर ढके हुए होते हैं। तो ऐसे पौधे आते हैं वो आवर्त बीजी के अंदर आते हैं। तो पुष्पी पादप जो वर्ग के पौधे हैं उनको आवर्त बीजी में रखा गया है। तो इनके उदाहरण आप याद रख सकते हो 2-3। अगर अनावर्त बीजी का पूछे तो पाइनस या साइकस इसके उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो। पाइनस, साइकस ये इसके अनावर्त बीजी के उदाहरण है। आवर्त बीजी में फूल वाले पौधे हैं वो जो कॉमनली हम देखते हैं तो उनका उदाहरण आप लिख सकते हो। ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का उभयचर भी कहा जाता है, एम्फीबियंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं ब्रायोफाइट्स जो जमीन पर उगते हैं नमी वाली जगहों पर, लेकिन इनके लिए इनके लैंगिक जनन के लिए जल जरूरी होता है, तो इसलिए इनको प्लांट वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ब्रायोफाइटा को प्लांट वर्ग का उभयचर कहा जाता है। मार्केंशिया, लिवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखें अगर हम ब्रायोफाइट के तो हम देख सकते हैं मॉसेस होते हैं, इसके उदाहरण में आते हैं। लिवरवोर्ट आएंगे, हॉर्नवोर्ट आएंगे, तो वो ब्रायोफाइटा का उदाहरण होंगे। उसके बाद अगर पूछा जाए टेरिडोफाइट्स के उदाहरण पूछ लिया जाए तो टेरिडोफाइट के अंदर अगर हम देखें तो फर्न होते हैं कुछ, वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सिलेजिनेला एक पौधा है जो कि इसके अंदर आता है, उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है टेरिडोफाइट के उदाहरण। काफ़ी सारे हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, सो ये कुछ एक कॉमन उदाहरण है जो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अर्थ की जो थिनेस्ट लेयर है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो वो क्या है, क्रस्ट है, यानी भूप्रपट्टी जिसको कहा जाता है। बाकी उसकी अलग अलग परतें हैं अर्थ की, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, कोर यानी जो मेन हिस्सा है, ट्रोपोस्फेयर ये जो वायुमंडल का हिस्सा है ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर पतली परत के बारे में पूछा गया तो वो क्या है, भूप्रपट्टी या क्रस्ट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल साबित होंगे। हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपके लिए आगे लेकर के आते रहेंगे, 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे अलग अलग ऑप्शन के साथ में। तो आप इनको पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस के लिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जो कि हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।